वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो आप बुक में डेफिनेशन लिखते हो, सॉरी, जो बुक में डेफिनेशन दिया आप वो लिख सकते हो, और जो मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ वो भी लिख सकते हो आप। मैं एनसीईआरटी बुक फॉलो करता हूँ, तो वो डेफिनेशन लिख लो, या फिर जो मैं लिखा था वो लिख लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। और अगर शॉर्ट में लिखना हुआ मुझे, तो मैं इसको DOF लिखूंगा। क्या लिखूंगा? DOF। इसको शॉर्ट में लिख लेंगे हम लोग, DOF, ये लिख लेंगे हम लोग। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखा था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स। सुन लेना ध्यान से, द नंबर। और जो आज का क्लास होगा ना, जिसको नीट देना है या फिर JEE देना है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एंट्रेंस देने की इच्छा रखते हो तो आज का लेक्चर अच्छे से देख लो, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखते जाना। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, सुनते जाना। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, द नंबर ऑफ independent terms, number of independent terms involved in the expression of, involved in the involved in the expression of, involved in the expression of kinetic energy, involved in the expression of kinetic energy, kinetic energy। और यहाँ पे लिखना है आगे एक चीज लिख दो बस, कि नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, नॉट डिपेंडेंट 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 ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर। जो भी मैं चीजें बताने वाला हूँ वो सब गैस मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगा। जो भी मैं चीजें बताने वाला हूँ वो सब गैस मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगा। और ऑब्वियस सी बात है, एक चीज हम लोग ने पोस्टुलेट में काइनेटिक थ्योरी के पढ़ा था, एक पॉइंट, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें से एक चीज हम लोग ने ये पॉइंट पढ़ा था, ये सेकंड लास्ट पॉइंट था शायद से, पॉइंट नंबर 7 था ये। मैंने पढ़ा है ना तुम लोगों को, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उसमें पॉइंट नंबर 7 था शायद से, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की, अगर ये गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इस गैस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। और सिमिलरली जब मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बोलता हूँ, तो आपने जो फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला? 3/2 KT निकाला था, याद करो। के था, क्या था? या तो के लिखो या तो के भी लिखो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है? टी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो के है वो तो कांस्टेंट है, तो कंप्लीटली वो के पे ही, टी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी की, और काइनेटिक एनर्जी किसकी? गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है? फ्रीडम मतलब क्या? मूव करना ना, कितना फ्रीली मूव कर सकता है कोई चीज। एग्जाम्पल के तौर पे मैं गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल है। देखो, एक गैस मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में चल सकता है, मतलब लीनियर मोशन की बात करता हूँ, लीनियर या फिर ट्रांसलेशनल। लीनियर और ट्रांसलेशनल वर्ड एक ही है, हम लोग को पता ही है, ये ट्रांसलेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल, तो मैं एक बॉडी अज्यूम कर लेता हूँ, तो ट्रांसलेशनल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एक्स में भी चल सकता है, ये वाई में भी चल सकता है, और ये जेड में भी चल सकता है। मतलब ये एक्स में फ्रीली चलता है, ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये एक्स में भी फ्रीली चलता है। चलता है मतलब इसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी होगी इसको के पास एक्स डायरेक्शन में। ये वाई में भी इजीली चल सकता है, वाई में भी इजीली चल सकता है, तो प्लस कर दूंगा काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन। ये जेड में भी इजीली चल सकता है, ऑब्वियसली चल सकता है, तो इसको कर दूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी इन जेड डायरेक्शन। इसके पास, मतलब ये जो मॉलिक्यूल लिया है मैंने, ठीक है, इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है अभी के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने लिखे हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखे हैं मैंने वहां पे, ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्रांसलेशनल मतलब ये सीधे लाइन में चलेंगे, सीधे लाइन में। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो वेलोसिटी तो होगी ना इसके पास, कौन सी वेलोसिटी होगी? ट्रांसलेशनल मतलब क्या? ट्रांसलेशनल मतलब हाफ mv²। तो वेलोसिटी है ना, एक्स में भी है, वाई में भी है, और जेड में भी है। अगर तीनों में है तो तीनों में मुझे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम।
कि इजीली एक्स में भी मूव कर पाए, वाई में भी मूव कर पाए और जेड में भी मूव कर पाए। पर अगर अब मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, देखो ये मॉलिक्यूल है, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ध्यान से देखना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये ऐसे। अभी क्या करना है, खाली मुझे इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के थ्रू घुमाना है। तो क्या ये, अगर इसको एक बॉल अज्यूम कर लो, बॉल, तो क्या बॉल को आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हो? सोचो, ऐसे सोचो ना, ये बॉल उस एक्सिस पे घूमेगा ना, जैसे अपना टॉप घूमता है, जो भौरा होता है वो घूमता है, ठीक है? तो ऐसे घुमा सकते हो। तो ये कौन सी एक्सिस है फिलहाल? ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, क्या मैं इसको एक्स एक्सिस के अलोंग भी घुमा सकता हूँ? सोच लो, क्या मैं इसको, मतलब ऐसे, हाँ ऐसे, तो मैं इसको एक्स एक्सिस के अलोंग भी घुमा सकता हूँ। मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाना है तो इसको मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा, सोचो, हाँ सोचो, ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो मतलब ये जो बॉल होगा ना, आप इसको ऐसे घुमाओगे, ध्यान से देखना, ऐसे इस प्लेन में घुमाओगे बॉल को, ऐसे। इमेजिन करना है थोड़ा सा, अभी ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो तुम लोग, ठीक है? एक सेकेंड, क्या ही पेज खुल जाता है ये बीच में। एक सेकेंड, तुम लोग कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? नो सर। अरे यार, बड़ा ही फालतूगिरी चीज है ये। चलो ठीक है, सॉरी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे, अब बात करता हूँ मैं जेड डायरेक्शन की। जेड मतलब ऐसा, हाँ, जेड मतलब ऐसा। क्या ये मॉलिक्यूल जेड में भी अपने आप को घुमा सकता है? अच्छा, तुम लोग ये जो चीज देख रहे हो ना जेड में, जेड को एक्चुअली आप इनटू द प्लेन ऑफ पेपर देखो। अरे दो चीज होती है, एक क्रॉस होती है, एक डॉट होती है। एक क्रॉस होती है, डॉट होती है, ठीक है? अच्छा, एक जमाने में पता है क्या, ये जो एरो है, मतलब जो भगवान के जमाने में एरो होता था ना, ऐसा होता था ना? ये देखा है क्या कभी? ये अभी रामायण में तो देखा ही रहेगा। अगर ये हाँ सर। एरो, अगर हाँ ये सर। एरो, अगर ये एरो आपकी तरफ आएगा, सो आपकी तरफ मतलब मोबाइल से बाहर निकलेगा, तो आपको इस एरो का क्या दिखेगा? डॉट दिखेगा सामने। डॉट। इसका मतलब क्या समझना है मुझे, जब मैं डॉट लिख रहा हूँ इसका मतलब आपको समझना है कोई चीज बाहर आ रही है, तो डॉट मतलब आउटसाइड होता है। डॉट मतलब क्या होता है? आउटसाइड। और अगर आप सपोज करो इसके बैक पे खड़े हो, यहाँ पे बैक पे क्या दिखेगा आपको? तो बैक पे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक्स जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? एक्स एक्स जैसा जैसा। दिखता है। एक्स का मतलब क्या हो गया फिर? ये एरो कहाँ जाएगा? अगर मुझे एक्स दिख रहा है तो अंदर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाता है इनसाइड। ये हो जाता है आपका इनसाइड, ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है? तो आउटसाइड मतलब क्या? डॉट, और इनसाइड मतलब क्या? क्रॉस। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, या तो आप इसको डॉट ले लो या क्रॉस। मैं अभी फिलहाल अज्यूम करता हूँ ये जो जेड डायरेक्शन है, ये डॉट वाला डायरेक्शन है। कौन सा है? डॉट। डॉट का क्या मतलब होता है? ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो मैं इसको घुमाऊं कैसे? सोचना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे ना, तो ऐसे घुमाऊंगा तो थोड़ा समझना कैसे घुमा रहा हूँ मैं बॉल को, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, प्लेन के अंदर घुमाने की कोशिश करो। मतलब एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो बॉल कैसे घुमाओगे? अलोंग द एक्सिस घुमाओगे। कहाँ घुमाओगे? अलोंग द एक्सिस। मतलब मेरे पास, बोलने का मतलब है कि एक्चुअली जब मैं इन लोगों को घुमा रहा हूँ तो मेरे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पहले कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात किया मैंने? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात किया। मतलब सीधी लाइन में चल सकता है ये मॉलिक्यूल, पर यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकता है। क्या बोला मैंने? रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकता है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो मॉलिक्यूल है फिलहाल मुझे एक स्फीयर दिख रहा है, या स्पेरिकल मॉलिक्यूल होता है, ये क्या होता है? स्पेरिकल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखूंगा तो फिलहाल 3 मुझे ट्रांसलेशनल में मिल सकते हैं और 3 मुझे रोटेशनल में मिल सकते हैं। मिल सकते हैं बोला, भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मिल सकते हैं बोला मैंने, ठीक है? मिल सकते हैं। और अगर अगर इस मॉलिक्यूल को मैं बहुत ज्यादा हीट दे दूं, मतलब एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाइट नहीं है, क्या लिख रहा हूं मैं, एक सेकेंड, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। हमेशा याद रखना, अगर आप मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा हीट करने लगते हो, ये तो घूम रहा है, ये तो चल रहा है, तो मॉलिक्यूल को ज्यादा हीट करने से वो वाइब्रेट करने लगता है। मॉलिक्यूल को ज्यादा हीट करने से वो क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेशन मोड भी इसका ऑन हो जाता है, और जब इसका वाइब्रेशन हो जाएगा, हमेशा याद रखना 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करना होता है। जब भी वाइब्रेशन मोड आएगा, वाइब्रेशन मोड एक ही कंडीशन में आता है, हाई टेम्परेचर पे, ये चीज याद रखोगे। तो जब भी हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन मोड मिल जाएगा,
हाई टेम्परेचर पे जब बात करेगा क्वेश्चन में, तो मतलब आपको 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिख रहा है मुझे? 8 हो सकता है। मैंने बोला मैक्स टू मैक्स, पर जरूरी नहीं 8 हो। क्या समझा मुझे ये? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे ना 3 चीज से मिल सकता है, या तो पार्टिकल सीधा चलने लगे, सॉरी, या तो मॉलिक्यूल सीधा चलने लगे, या तो मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करे, या तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगे। तो मेरे पास 3 टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 चीज की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल सकती है। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से, और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। क्या इतनी बात समझ में आ गई है मेरी? क्या इतनी बात समझ में आई है? आई होप ये चीजें समझ में आ गई है। पर मेरा मेन एम क्या है, मेरे पास अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सुनना ध्यान से। मेरा मेन एम सुनना क्या है, मेरे पास अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अलग अलग टाइप के मतलब सर, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, एक डाई होगा, और एक पॉली होगा। पॉली की शुरुआत ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल से होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा, पर ट्राई करते हैं समझने का। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आप लोग के सामने, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? अच्छा, एक और बात बता दूं, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला आपको मालूम है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सोचो, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? बोलो। अरे यार, पहली बार देख रहे हो क्या? रोटेशनल डायनामिक्स में क्या था ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर जैसा ही तो है। वी की जगह पे क्या आ गया? ओमेगा, और एम की जगह पे क्या आ गया? आई आ गया। तो ये सब चीज तो हम लोग ने कर लिया है। तो ये होता है, अभी अभी इसी चीज को वापस से एक्सप्लेन करूंगा, सुनते जाना। सबसे पहले बात करने वाले हम लोग मोनो एटॉमिक, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करने वाले हम लोग फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। पहला वाला है ये, ठीक है, फर्स्ट वन, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैस के पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक गैसेस कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लेटर्स, आप मुझे बताओ कि क्या लिख रहा हूँ मैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, हीलियम, नियॉन, नियॉन, ऑर्गन, ये सब शायद से एटसेट्रा एटसेट्रा आगे लिख लेता हूँ। ये सब शायद से नोबल गैसेस है क्या? सोच लो। ये नोबल गैसेस है। और मोनो, मोनो का क्या मतलब? सिंगल। देखो, मोनो एटॉमिक गैस ऐसा दिखेगा, सिंगल एटम होना चाहिए। डायटोमिक गैस ऐसा दिखेगा, और पॉली या ट्राइटोमिक गैस ऐसा दिखेगा। गैस नहीं, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, पर तीनों अब गैस ही है मेरे पास, तो क्या करूं मैं? तो ये मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, ठीक है। तो ये मोनो है, ये डाई है, और ये ट्राई है। ट्राई को मैं पॉली में कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल में कंसिडर करूंगा आगे चल के। तो अभी फिलहाल मैं बात करूंगा, थोड़ा सोचना, थोड़ा ध्यान से सोचना। हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑर्गन, जो बोलना है तुम लोग को, जो बोल सकते हो। और ये सब नोबल गैसेस है, और ये सब मोनो एटॉमिक गैसेस है। मोनो एटॉमिक गैसेस है ये। अभी मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं एफ से दिखाता हूँ। तो अभी अभी मैंने तुम लोग को बताया, अभी अभी मैंने तुम लोग को बताया, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसलेशनल की। इसके पास ट्रांसलेशनल कितने हैं? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशनल कितने हैं। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास कितने हैं? दैट इज एफ। कितने होंगे इसकी बात करते हैं, तो उसको पहले समझना पड़ेगा। सोचो, समझने के लिए एक काम करते हैं, सुनो। एक्स एक्सिस बनाता हूं मैं यहाँ पे। क्या ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे घूम सकता है? सोचो, घूम सकता है बोल रहा हूँ, मूव कर सकता है क्या? क्या ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है? ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, हाँ, मूव कर सकता है। क्या ये मॉलिक्यूल वाई एक्सिस पे भी मूव कर सकता है फ्रीली? बोलो। ये भी मूव कर सकता है। जेड पे भी तो मूव कर सकता है, तो कहीं पे भी मूव कर सकता है ये। तो इसका मतलब सिर्फ, अभी मैं जो फिलहाल बात कर रहा हूँ, अभी जो हम लोग फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं, वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें। किसके लिए? मैं टोटल मतलब सबको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, वो बात अलग है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इस मॉलिक्यूल के पास, जो कि मैंने एक हीलियम का एटम लिया है, जो मोनो एटॉमिक गैस है, एफ की वैल्यू मुझे 3 मिल रही है। एफ की वैल्यू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक्स में भी है, वाई में भी है, और जेड में भी है। अब बात करता हूं इसके पास रोटेशनल, अब बात करेंगे इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं है। इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं है। तो मैं बोलता हूँ इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? रोटेशनल
डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज एफ विच इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं मैं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका, 0 है। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, थोड़ा मैं बताता हूँ उसी चीज को। तुम लोग के मन में क्वेश्चन है कि सर अभी अभी तो आपने बताया था रोटेशन में तो ये इस एक्सिस पे भी घूम सकता है, इस एक्सिस पे भी घूम सकता है, ये इस एक्सिस पे ऐसे घूम लेगा, इस एक्सिस पे ऐसे घूम लेगा, और अभी अभी आपने ऐसा बताया कि ये इधर भी घूम सकता है ऐसे। ये मैंने बोला घूम तो सकता है, पर ये एक्चुअली क्या है ये सोचो, थोड़ा सोचो ये क्या है। ये एक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल मतलब क्या, एटम की तो बात कर रहा हूँ ना मैं फिलहाल। मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स है ना यहाँ पे, तो एटम की अगर बात करूंगा, एटम का रेडियस मालूम है आपको, हाइड्रोजन एटम का रेडियस मालूम होता है आपको, हाइड्रोजन एटम का रेडियस मालूम है कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम लिखा है मैंने, क्या लिखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर्स, मतलब बहुत छोटा रेडियस है। मतलब जो मैंने एटम लिया ये बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है तो इसका रेडियस भी छोटा हो गया। देखो ये ऑलमोस्ट 0 है यहाँ। अगर इसका रेडियस छोटा है तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों ले रहा है ये भी समझाता हूँ, सुनो। क्योंकि मुझे रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई की बात कर लेते हैं, ओमेगा को तो छोड़ दो। आई का फॉर्मूला होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। अगर ये जो स्फीयर लिया है हम लोगों ने, जो स्फीयर होता है बेसिकली गैस, जो स्फीयर होता है वो सॉलिड स्फीयर है। तो एम तो मास है, पर आर क्या है, रेडियस। आर देखो कितना है, आर देखो कितना है, 10⁻⁻10, उसका स्क्वायर कर लो तो आंसर में आएगा 10⁻⁻20। लो भाई और छोटा हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बहुत छोटा है। कितना छोटा है सर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना ये टेंडिंग टू 0 आ रहा है। देखो टेंडिंग टू 0 में और इक्वल टू 0 में फर्क होता है। इक्वल टू 0 मतलब एग्जैक्ट 0 है, टेंडिंग टू 0 मतलब 0.00000000 एक टाइम के बाद 1 आएगा, पर एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो मतलब टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 0। अगर आई ऑलमोस्ट 0 है, ऑलमोस्ट 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का भी ऑलमोस्ट 0 आएगा। काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का क्योंकि इसका रेडियस बहुत छोटा है, तो रेडियस का स्क्वायर करूंगा वो और छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 0 आ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी रोटेशनल वाला काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो अगर x के लिए 0 होगा तो y के लिए भी 0 होगा, और y के लिए 0 होगा तो z के लिए भी 0 होगा। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाला ट्रांस मोनोएटॉमिक गैस के लिए प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी बात कर रहा हूँ, मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूँ। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। पहला वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना, देखो मैंने दोनों को कंबाइन नहीं किया है, ठीक है, मतलब कंबाइन करके 3 निकाला है। अलग अलग भी बताया एग्जाम में, अलग अलग पे भी क्वेश्चन आता है। तो ट्रांसलेशनल 3 है, पर रोटेशनल कितना है, 0 है। और अगर क्वेश्चन में बोला है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई, कंफ्यूज मत होना, सब में हाई टेम्परेचर पे 2 ही ऐड करना है। एट हाई टेम्परेचर जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसमें +2 ऐड कर देना, तो वैसे 5 आ जाएगा, जैसे दिखाई दे रहा है तो तुम लोग को। तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कशन जो पहला था। और पहले का नाम क्या है, पहले वाले का नाम क्या है, कौन सा गैस लिया हम लोगों ने पहले में, मोनो एटॉमिक गैस लिया। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं, देखो सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाले का नाम है फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूँ मैं। डाई एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, H2 भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब डायटोमिक है। डायटोमिक मतलब इसमें 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। और मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, O2 ले लेता हूँ, एक काम करता, चलो एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए मैं O2 ले लेता हूँ। तो देखो O2 कैसे ले रहा हूँ मैं। मैं समझेगा अभी क्या बना रहा हूँ। ये O2 बनाया एक्चुअली मैंने आप लोग के सामने, ये O है, इस पे 2 माइनस होता है, ये भी O है, इस पे 2 माइनस होता है, यही होता है ना, 2 माइनस ही तो होता है। ये O2 है, ठीक है, मैंने O2 का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, O2 का एग्जाम्पल लिया है। अभी एक चीज बताओ मुझे तुम लोग, ध्यान से सुनना, पहले ट्रांसलेशनल की बात कर लेते हैं।
पहले बात करेंगे ट्रांसलेशनल की। ओके, वापस से आते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है क्या ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो एक्स एक्सिस पे चल सकता है? क्या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे चल सकता है? आंसर इज यस। क्या ये वाई एक्सिस पे भी मूव कर सकता है? आंसर इज यस। क्या ये जेड पे भी मूव कर सकता है, मतलब अंदर की तरफ जा सकता है? देखो, ये राइट में जा रहा है, वाई ऊपर में जा रहा है, और ये वाला इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। मतलब मैं इसको इनटू मतलब क्रॉस करूं कि डॉट करूं, बताओ? ये जेड के इधर डॉट लिखो कि क्रॉस लिखो, ये बताओ? डॉट लिखो या क्रॉस लिखो, बताओ? ये जो जेड एक्सिस, क्रॉस लिखूंगा मैं यहाँ पे। क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है, ठीक है? तो ये राइट में भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, और ये अंदर भी जा सकता है। मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास 3 है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास 3 है। अब बात करते हैं इसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। रोटेशनल का क्या मतलब है? सबसे पहले इस एक्सिस की बात कर लेते हैं। देखो, वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। क्या ये वाई एक्सिस पे घूम सकता है? ये देख लो, क्या ये वाई एक्सिस पे घूम सकता है? आंसर इज घूम सकता है। क्या इसका रेडियस अब थोड़ा बड़ा हो गया है? आंसर इज यस। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस हो गया है। अब मॉलिक्यूल्स के आगे थोड़ा चले गया है, मतलब रेडियस बढ़ गया है, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाई में मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमने लग जाएगा ये, है ना? एक सेकेंड, हाँ, ये तो घूमने लग जाएगा, वाई में घूमेगा, और ये जेड में भी घूमेगा। जेड में भी घूमेगा। जेड में कैसे घूमेगा, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा अगर यहाँ से समझ में आ गया तो। जब मैं इस एक्सिस की बात करता हूँ, इस एक्सिस की, तो इसमें तो ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। पर ऐसी एक्सिस जो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, इसमें कैसे घूमेगा, थोड़ा समझो। ये मुझे वर्टिकल बनाना है यार, दोनों वही बन रहे हैं। वर्टिकल मतलब ऐसा, कैसे समझाऊं तुम लोगों को? ये घूमेगा, हाँ देखो, समझा सकता हूँ अभी भी, फिर भी ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो, एक तो ऐसे ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे, इस प्लेन में घूमेगा। एक इस प्लेन में घूमेगा, घूमेगा, हाँ, घूमेगा ऐसे। और एक इस प्लेन में घूमेगा, ध्यान से देखना, इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में घूमेगा। पर बात करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे घूमेगा वो। मतलब एक्स एक्सिस इधर है, और मॉलिक्यूल भी हमारा ऐसे प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे कैसे घूमेगा? तो यहाँ पे ये एस कैसे घूमेगा, सोचो ना। एस मतलब इसके टाइम पे इसमें एक बार रेडियस मिलेगा, इसमें एक बार रेडियस मिलेगा, इसमें रेडियस नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा? रेडियस नहीं मिल पाएगा। समझने की कोशिश करना। एक्स और वाई में मुझे रेडियस मिलता है, सॉरी, वाई और जेड में मुझे रेडियस मिलेगा, जैसे मैंने पोजीशन रखी है फिलहाल के लिए, पर एक्स में नहीं मिलेगा, एक्स में नहीं मिलेगा। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ पे 2 मिलता है, 3 नहीं मिलता है, ये याद रखना ये। ठीक है, ये चीज अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रखो। अभी ऑनलाइन में कैसे समझाऊं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। पर अभी के लिए ट्राई करो कि, अभी के लिए याद करो, जब ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएगी ना हमारी, तो मैं तुम लोग को ये एक्सप्लेन कर दूंगा एक्चुअली कैसे घुमा सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है? पर एक्चुअली एक बात बताओ, तुम लोग एक बात बताओ, ये मैं रॉड बनाता हूँ तुम लोग के सामने, ये जो रॉड बनाता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे एक, मैंने सपोज करो कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/2, सॉरी ml²/12 सेंटर से जो पास होता है। तो एल क्या है? इसका लेंथ है ना, एल क्या लेंथ है। पर अगर ये एक्सिस को आप ऐसे पास कराओगे, ऐसे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगर ये एक्सिस को आप ऐसे पास कराओगे, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि लेंथ के अलोंग जा रहा हूं मैं, मुझे लेंथ से परपेंडिकुलर चाहिए। देखो, ये लेंथ के अलोंग है, ये तो लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये भी लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये लेंथ के क्या है? पैरेलल है। तो ऐसे टाइम पे कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है? खाली 2 आता है। पर मुझे ना रोटेशनल चाहिए, ना मुझे ट्रांसलेशनल चाहिए। मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितना आएगा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3 और 2 कितना होता है? 5। और लिख लेता हूँ, एग्जाम में यही पूछता है ज्यादा, ठीक है? ये 5 वाला जो लिखा है ना मैंने, वो पूछता है स्पेसिफिकली। अगर बोला फॉर हाई टेम्परेचर तो 2 ऐड करना, फॉर हाई टेम्परेचर, फॉर हाई टेम्परेचर +2 करने का। एटॉमिक गैस फॉर पॉली
एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस की बात करूंगा मैं यहाँ पे। पॉली एटॉमिक गैस मतलब दो से ज्यादा होने चाहिए। पॉली एटॉमिक गैस मतलब दो से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। पॉली एटॉमिक गैस मतलब दो से ज्यादा होने चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या क्या ले सकता हूं मैं, कोई है जो बता सकता है? एग्जाम्पल बोलो। पॉली एटॉमिक गैस चाहिए मुझे, तो मैं एक SO2 ले लेता हूँ। SO2 ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद CH4 ले सकते हो। CH4 मतलब NO2 मीथेन हो गया। हाँ आवाज आ रही है, बोलो। NO2 NO2 गैस है क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड। लड़की कंफ्यूज, पता नहीं क्या है, कुछ तो है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं इसको कि नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जो भी बोलते हैं, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब गैसेस है हमारे। बस इसमें ना एक छोटा सा चीज है, वो समझते हैं हम लोग। छोटा सा चीज मतलब क्या सर? थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये नीट में ऐसा एक्चुअली क्या करते हैं ये लोग। एक्चुअली मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड की और SO2 की। सर क्या फर्क है दोनों में, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ना ये जो पॉली एटॉमिक गैस है, या फिर मैं इसको ट्राई भी बोल देता हूँ, ट्राई के बाद ही 4 आएगा 5 आएगा, तो ट्राई एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूँ। ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक गैस, गैस एस, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं ना लीनियर, लीनियर की बात कर रहा हूँ। लीनियर गैस मतलब उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिखा है लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर है, तो यहाँ पे क्या लिखूं फिर? नॉन लीनियर। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? नॉन लीनियर। सर नहीं समझा हम लोग को, क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा समझने की कोशिश करो। कार्बन डाइऑक्साइड का ना एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, C बीच में होता है और दोनों O बाजू में होता है। क्या ये हम लोगों को मालूम है? बोलो। यस सर। पर यहाँ पे अभी मैं नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर में SO2 की बात करता हूँ। SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थोड़ा ट्राइंगल जैसा होता है। मैंने ट्राइंगल जैसा होता है थोड़ा सा, मतलब S यहाँ होगा, यहाँ से दो निकलेंगे ऑक्सीजन के लिए, यहाँ से दो निकलेंगे ऑक्सीजन के लिए, ऐसा कुछ होता है। देखो यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, मुझे मालूम है, उसकी बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री पे नहीं जा रहे हम लोग, बस बता रहे हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखता है। तो देखो ना, इसका स्ट्रक्चर लीनियर है। लीनियर मतलब इन्हें स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर। देख पा रहे हो? ओहो ये तो चॉप हो गया यार। हाँ अरे अच्छा ठीक है, बैक बटन ही असाइन नहीं किया मैंने। तो ये देखोगे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो, फिर से समझो यार एक और बार। ये स्ट्रेट, अरे अरे भगवान पाप देगा, ये स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है मुझे, तो इसको मैंने लीनियर बोल दिया स्ट्रक्चर। पर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना यार, देखो ना, स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट नहीं हुआ ये, स्ट्रेट लाइन में कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्ट्रेट लाइन और एक और स्ट्रेट लाइन, तो मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये चीज याद रखना है मुझे। तो ये लीनियर नहीं हुआ स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है लीनियर नहीं हुआ। ये लीनियर है, एक लीनियर है और एक लीनियर नहीं है। सर क्या बता रहे हो, ये क्यों बता रहे हो ये? अब ये भी समझने की कोशिश करना। दोनों के मतलब अभी मैंने तुम लोग को थोड़े टाइम पहले, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये तुम लोगों को O2 जैसा नहीं दिखता? देखो O2 के पास फिर से बोलता हूँ, रुको एक सेकेंड। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये स्ट्रक्चर आपको O2 जैसा दिख रहा है, तो O2 के पास ट्रांसलेशनल, हाँ O2 के पास ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल O2 के पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे याद करो? 3 थे। मतलब ये एक्स में भी मूव कर सकता है, ये वाई में भी मूव कर सकता है, और ये जेड में भी मूव कर सकता है, तो 3 हो गए। पर लीनियर जो होता है ना, लीनियर जो गैसेस होती है, उनके पास रोटेशनल कितने होंगे? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? थोड़ा सोचो। वैसे ये इसके रोटेशनल कितने होंगे? रोटेशनल अभी तो हम लोग ने बात की थी, रोटेशनल कितने होंगे? 2 ही होंगे इसके पास। मतलब जब मैं इसकी बात करूंगा, इसको घुमाने की बात करूंगा इस एक्सिस पे, तो ये घूम जाएगा, इस एक्सिस पे भी घूम जाएगा, पर इस एक्सिस पे रेडियस ही 0 आता है। इस एक्सिस पे रेडियस कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि उस वाले एक्सिस पे रेडियस 0 आएगा। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलेगा आपको? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलेगा आपको? कितना मिलेगा? बोलो, कुछ समझ में आता है क्या? 2 मिलेगा। पर यहाँ पे फिर लीनियर के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा?
टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू एफ विच इज इक्वल टू 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अगर लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस हुआ तब 5 होता है, तब 5 होता है, नॉन लीनियर में 5 नहीं होता है। मतलब सर नहीं समझा, थोड़ा समझो। ट्रांसलेशनल तो होगा ही होगा इसके पास। मतलब सर ये x में मूव कर सकता है, ये y में मूव कर सकता है, ये इवन z में भी मूव कर सकता है। मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं अगर मैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं अगर, ध्यान से देखना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूं मैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूं मैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास 3 तो होगा ही, क्योंकि एक्स में भी मूव कर सकता है, ये वाई में भी मूव कर सकता है और जेड में भी मूव कर सकता है। ये इतना तो मुझे समझ में आ गया। रोटेशनल समझने की कोशिश करो अभी। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल समझने की कोशिश करेंगे। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ऐसे एक एक्सिस पास करूं तो इस पर ये ऐसे घूम सकता है, एक एक्सिस ऐसे पास करूं उसमें भी घूम सकता है, और इवन इस एक्सिस पे भी घूम सकता है। ये खुशी की बात ये है, मतलब इसका रेडियस कहीं भी जीरो नहीं होने वाला है। मतलब इसका रेडियस कहीं भी क्या नहीं होने वाला है, जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका रेडियस जीरो नहीं होगा कोई भी एक्सिस के लिए। कोई भी एक्सिस के लिए इसका रेडियस जीरो नहीं होगा। इसीलिए इसीलिए इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, नॉन लीनियर के जितने भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, हमेशा आंसर 3 आएगा। हमेशा आंसर 3 आएगा, हमेशा याद रखोगे यार। सिर्फ लीनियर के लिए 5 होता है, सिर्फ लीनियर के लिए, वो भी पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए 5 होता है। बाकी जितने पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है उन लोग के लिए 3 और 3 कितना हो जाएंगे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल 6. ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएंगे। ये एक छोटी सी चीज है, आपको याद रखना है। अभी ये क्यों बताया सर मैंने? नीट एग्जामिनेशन में लास्ट 32 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पॉलीएटॉमिक गैस पे पूछे, कभी भी वो लीनियर पॉलीएटॉमिक पे नहीं पूछे, हमेशा नॉन लीनियर पे पूछे। तो अगर नॉन लीनियर पे पूछे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू 6 ही रखना है। गलती से 5 मत रख के आ जाना, 5 गलती से भी मत रखना, तो रॉन्ग हो जाएगा तुम लोग का। ठीक है सर, ये एफ इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ है ना, एफ इंपॉर्टेंट। अभी और भी आगे चीज पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा एफ क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या इतनी चीजें मुझे समझ में आ गई है जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या ये चीज याद कर सकते हैं हम लोग? एक बार तुम लोग टेक्स्ट बुक भी रीड करोगे तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये जो बताया ये क्लियर है। पेज नंबर 3 पे जा रहे हैं हम लोग अभी। पेज नंबर 3 पे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। फिर से बोल देता हूँ एक बार, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या वर्ड बोला मैंने? आपके बुक में दिया है ये टॉपिक, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मेरा ये कभी अच्छा नहीं बनता यार। इक्वी इक्वी पार्टीशन, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी पार्टीशन, फिर से ई गलत हो गया, ई से क्या दुश्मनी है? इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब ये इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? इक्वी पार्टीशन मतलब तो तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, तोड़ना है। पार्टीशन मतलब क्या करना है? तोड़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखूंगा मैं, उसके नीचे चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और फिर चीजें तुम लोग के लिए धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी आएंगे, उसको भी समझेंगे हम लोग। थोड़ा समझते हैं, देखो। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या लिखा मैंने? द एवरेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी associated with the average kinetic energy associated with each degree of freedom, with each degree of freedom, with each degree of freedom। मैं डेफिनेशन लिख लेता सर माइक बंद हो गया। मैंने किया, एक सेकेंड रुक।
ओके ये डेफिनेशन लिख दिया है, काइंड ऑफ डेफिनेशन बोलो आप इसको। इसको अच्छे से याद कर लो क्या लिखा है, मीनिंग समझ में आ जाएगा ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी लूंगा मैं, ठीक है, एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेनी है। फिर से बोलता हूँ, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज हाफ kT। मतलब ट्रांसलेशनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे? 3 थे। 3 मतलब कैसे आए? 1 1 1। तो इसके लिए हाफ kT आएगा, इस वाले के लिए हाफ kT आएगा, इस वाले के लिए हाफ kT आएगा। तो तीनों को ऐड करके कितना आएगा? पर हाफ 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 3/2 kT। पर 3/2 kT किसके लिए आंसर आ रहा है? ट्रांसलेशनल के लिए आ रहा है। सिमिलरली आप 3/2 kT किसके लिए निकाल सकते हो? रोटेशनल के लिए निकाल सकते हो। और 2 किसके लिए निकाल सकते हो? 2/2 मतलब 2/2 ही लिख लेता हूँ, 2/2 kT ये किसके लिए निकाल सकते हो? वाइब्रेशनल के लिए निकाल सकते हो। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 और 2, टोटल 8/2 kT। ये टोटल सबको मिला के आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? इक्वी पार्टीशन एनर्जी। पार्टीशन बोला है ना, पार्टीशन मतलब क्या? 1 1 1 पार्ट, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, ऐसा। तो ये निकालना है। पर इतना इन लोगों ने बोला कि हर एक पार्टीशन में आपको हाफ kT लेना है। हर एक पार्टीशन में क्या लेना है? हाफ kT। और k का फुल फॉर्म अपने को मालूम है। k का फुल फॉर्म क्या है यार? ये k क्या है? कौन सा कांस्टेंट है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये वैल्यू है इसकी, इसको याद करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था k की वैल्यू क्या होती है? r/n। n अपना, वैसे वो r/n की वैल्यू पुट करूंगा तो ही तो मुझे 1.38 कुछ समथिंग आता है ना। तो ये तो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके बाद थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट अभी तो बता दिया मैंने तुम लोगों को, पर अभी कॉन्सेप्ट समझो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मेरे को जनरल फॉर्मूला चाहिए। वो लोग थोड़ी ना, वो लोग तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा देंगे तब बैंड बजेगी हम लोग की। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए क्या करेंगे सुनो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, फॉर, मतलब फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब सुनना ध्यान से, अगर मुझे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लेना है और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? ध्यान से देखना। फिर से बोलता हूँ, फिर से बोल देता हूँ। अगर मेरे पास 1 मोल है, क्या है? 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस लिया मैंने। 1 मोल ऑफ गैस के साथ आपको क्या लेना है? 1 मोल ऑफ गैस का आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 मोल गैस लिया तो 1 मोल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, 1 मोल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा? कितना काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा? सोचो, कितना काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा आपको? हाफ kT लिखना पड़ेगा, यही तो अभी बताया मैंने, हाफ kT लिखना पड़ेगा। अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मैंने 1 मोल ऑफ गैस लिया, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस लिया मैंने, ठीक है। और अगर मेरे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना लिखूं? 1/2 kT लिखूंगा। ये 1 मोल की बात किया मैंने, किसकी बात किया? 1 मोल की बात किया मैंने, ठीक है, याद रखना, ये 1 मोल की बात किया मैंने ये। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात करूंगा अब मैं? 1 मॉलिक्यूल की। थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक बात समझो जरा, तुम लोग को अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए मेरे पास जो आंसर आ रहा है, हाफ kT आ रहा है। या फिर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, क्या बोला मैंने? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना आंसर आएगा? ये सोचो, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना आएगा? 2 टाइम्स हाफ kT आएगा क्या? सोच लो, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये आंसर कितना आएगा? अरे 1 के लिए 1 टाइम, 2 के लिए 2 टाइम्स, 3 के लिए कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स हाफ kT। पर अभी मैं नीचे लिख रहा हूँ इसके लिए फॉर फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब अगर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा?
तो इसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? हाफ KT का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? F से करना पड़ेगा। तो आप इसको याद कैसे करोगे? अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो आप इसको याद कर लोगे F/2 KT। देखो ना, जब 1 लिखूंगा तो F को 1, 2 लिखूंगा तो F को 2, 3 लिखूंगा तो F को 3, N लिखूंगा तो F को N, ऐसे लिखना होता है आपको। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और दोनों फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए खाली वैलिड है। दोनों फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए वैलिड है, ये भी याद रखोगे। दोनों फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए वैलिड है। फिर ये क्यों चिल्ला रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स के लिए वैलिड है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, देखता हूँ कितने लोग को याद है। 1 मोल और स्पेलिंग लिख लेता हूँ, 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल, दोनों में से बड़ा कौन है? 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल में से दोनों में से बड़ा कौन है? 1 मोल बड़ी 1 वैल्यू है? मोल। फिर से सोच लो, 1 मोल एक बड़ा नंबर है कि 1 मॉलिक्यूल एक बड़ा नंबर है? 1 मोल। 1 मोल बड़ा है। 1 मोल बड़ा है। कैसे 1 मोल बड़ा है? क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? 6.02 into 10⁻²³ तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक मोल में है। और एक मॉलिक्यूल क्या है? एक मॉलिक्यूल है नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करने के बाद, मतलब वो उल्टा रिलेशन है। छोड़ो, तुम लोग को समझ में आया ना क्या बोला मैंने? सबको क्लियर है क्या बोला मैंने? एक मोल और ये, इसमें कौन बड़ा है? बोलो। समझ गया ना मुझे? ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। ठीक है, तो अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो मुझे तो बड़ी वाली चीज के लिए कुछ निकालना पड़ेगा ना। देखो, पहले मॉलिक्यूल की भी बात कर लेता हूँ, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की। अब बात करूंगा मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास आ गए तो वैसे मॉलिक्यूल्स कितने हैं फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल? ध्यान से सुनना। शायद से मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, उस गड़बड़ को सुधार लेता हूं मैं। आई एम सॉरी, मैं रीड नहीं किया ये। ये चीज, ये चीज क्या गलती की, खाली वो बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं 1 मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मुझे मोल और मॉलिक्यूल सेम ही दिख रहा है। तो 1 मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन किया ये, मतलब एक, देखो ना यहाँ पे ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, और यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद ही लिखा है मैंने, देखा ही नहीं मैंने। तो एक मॉलिक्यूल का अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे पास, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1/2 KT। पर अगर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? F है, तो F के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पर अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास प्रेजेंट है, सुनना ध्यान से। फॉर 1 मोल्स, मैंने बोला फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, 1 मोल मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सोचो, पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस बार 1 मोल प्रेजेंट है। पहले सिर्फ एक मॉलिक्यूल का आंसर कितना है? F/2। देखो, एक मॉलिक्यूल का कितना आंसर? F/2 KT। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? सोचो, कि एवोगैड्रो नंबर की तो वैल्यू वही है ना जो आप लोग बोल रहे थे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मॉलिक्यूल का आंसर है, देख रहे हो? एक मॉलिक्यूल जिसके पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पर मुझे आंसर चाहिए, मेरे पास अगर 1 मोल आ गए तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई कर दो। और ये F है, प्लीज, ये F है, ये याद रखना। ये तो 1 मॉलिक्यूल का आ गया सर, मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, और जो भी मैंने गैस लिया वो आइडियल गैस लिया, ये जरा रखना। पर अभी ये तो मैंने लिख लिया आपके सामने कि n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ये तो मैंने निकाल लिया। अभी आप लोग को एक और चीज समझ में आनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो। Na को मैंने कॉपी कर लिया, F/2 को भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या तुम लोगों को मालूम है K की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी लिखी है? देखो, K की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ पे? यहाँ पे मैं इसको n ही लिख दूं क्या? सिर्फ n लिखता हूँ, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिखने वाला हूँ R/n, ताकि वो n कैंसिल हो जाए, ताकि ये n कैंसिल हो जाए, तो मेरा फॉर्मूला बदल जाएगा एक्चुअली। तो ये हो जाएगा T, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो, ये F है मेरा, F/2 RT।
फिर से बता दूंगा, अगर ये लोगों ने एक मॉलिक्यूल की बात की तो F/2 kT यूज करना, और अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात की तो F/2 RT यूज करना। फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लो, तुम लोग भूल जाओगे। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करता है तो F/2 kT, क्वेश्चन में साफ साफ बोल देगा मतलब कौन सा मॉलिक्यूल लिया है। अगर वो लोगों ने मॉलिक्यूल लिया है, देखो मॉलिक्यूल तो ले लिया, कौन सा लिया, डाई लिया, मोनो लिया, क्या लिया, डाई लेगा तो F को कितना पुट कर दूंगा 5, मोनो लूंगा तो कितना पुट कर दूंगा 3, ऐसा लिखना होता है मुझे यहाँ पे। पर जब KT कब यूज करना है, जब मॉलिक्यूल की बात करेगा, और जब नंबर ऑफ मोल्स की भाषा में बात करेगा तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो तो। RT। RT। अब यहाँ पे तो 1 मोल की बात किया ना, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो N का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, N का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। पर अगर मैं बोल दूं आपको कि N नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकालो, फॉर N नंबर ऑफ मोल्स, फॉर N नंबर ऑफ मोल्स, N नंबर ऑफ मोल्स, N नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर लूं, ये जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा फॉर N नंबर ऑफ मोल्स, फॉर N नंबर ऑफ मोल्स, इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, F/2 RT को N से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे आंसर आएगा। तो आपको एग्जाम में नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, आपको F दे देगा, R की वैल्यू आपको याद है, और टेम्परेचर दे देगा, बस इसको पुट करना है और हमको आंसर निकालना है। ये मैंने आपको अभी फिलहाल सिर्फ इतना बताया कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को लिखना कैसे है। तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछेगा कि जनरल फॉर्मूला मुझे याद रखना है, टू बी ऑनेस्ट, क्या याद रखना है, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है, एक है F/2 kT, एक है F/2 RT। RT यूज करते हैं मोल्स के लिए, KT यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। ये छोटी छोटी चीजें मुझे दिमाग में रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम आएंगी, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको, इक्विपार्टीशन एनर्जी कैसे तोड़ते हैं, एनर्जी को हाफ KT के फॉर्म में ही हमेशा तोड़ते हैं, ये समझाने की कोशिश हो रही थी। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें रिवाइज कराऊंगा जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम लोग रिवाइज करने के बाद क्या करने वाले हैं, हाँ, आप एक चीज रिवाइज कराता हूँ और कुछ नए नई चीजें बताता हूँ आप लोग को, देखते जाओ क्या रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहली बात मैं बात करूंगा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, सुनना ध्यान से सुन लो यार आप लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। पहली चीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं स्मॉल सी से दिखा रहा हूँ फिलहाल, किससे दिखा रहा हूँ, स्मॉल सी से दिखा रहा हूँ। फिर से बता दूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली मास के बारे में बताता है कि मास का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री तो कितनी हीट लगेगी। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने स्मॉल सी का, याद करो, Q/m इंटू डेल्टा टी। आप चाहते हो तो यहाँ से सिर्फ Q भी निकाल सकते हो, MC डेल्टा टी। वैसे ये MC डेल्टा टी बहुत फेमस फॉर्मूला है, जिसको नहीं याद है वो अभी याद कर लेगा। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिकली मास के बारे में बात करता है। सेकेंड वाले के बारे में बात कर लेते हैं अभी। सेकेंड वाला क्या है हमारा, सेकेंड वाला देखते हैं क्या है। सेकेंड वाला है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेकेंड वाला है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब ये क्या है यार, क्या फॉर्मूले में कोई बदलाव आएगा, यहाँ पे स्मॉल सी तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं, कैपिटल सी लिख लूंगा, और फॉर्मूला तो वही रहेगा Q/, बस मोलर वर्ड बोल दे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है, मास की जगह पे क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। बस यहां से निकालना है तो आप लोग Q की वैल्यू निकाल लो, N कैपिटल C इंटू डेल्टा टी, ये भी फॉर्मूला याद कर लो आप लोग। अभी मैं चाहता हूं कि आप इसको इक्वेशन 1 बोलो और इक्वेशन 2 बोलो और दोनों को डिवाइड करो। इसको इक्वेशन 1 बोलो और इसको इक्वेशन 2 बोलो और दोनों को डिवाइड करो। तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे, थर्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो Q कैंसिल होगा, ये तो 1 आएगा। ध्यान से देखो आप, तो डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर आएगा, ऊपर क्या आएगा, ध्यान से देखना आप, ऊपर आएगा M इंटू स्मॉल सी, नीचे आएगा
n, नीचे आएगा n इंटू कैपिटल सी, ये आएगा। एक काम करता हूँ, सुनो ध्यान से, मुझे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसा लिखते हैं इसको। ऊपर वाला कौन सा मास है? गिवन मास है। और कैपिटल एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल का मास। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूँ, एम निकालना है मुझे, अगर एम कैपिटल एम, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एम अपॉन एन। स्मॉल एम अपॉन एन क्या है? इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 1 इज इक्वल टू, एक काम करो, ये कैपिटल सी को यहाँ बुलाओ, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल सी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, अभी आपको बता दिया मैंने, कैपिटल एम होता है, और यहाँ पे बचा है छोटा सी, यहाँ पे बचा है छोटा सी। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, कैपिटल सी और स्मॉल सी में याद रखेंगे कि कैपिटल सी मोलर मास के लिए यूज करते हैं। कैपिटल सी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज का रिलेशन बनाया, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं इसकी वैल्यूज, मतलब किस चीज को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, किस चीज को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे। जैसे ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, पर फर्क क्या है दोनों में? ये मास के लिए यूज होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब मास का आपको क्या बढ़ाना है? टेम्परेचर। और ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम से पता चल जाता है, मोलर मतलब मोल की बात कर रहा है। पर यहाँ पे ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर मास है, ये याद रखोगे, सिर्फ नॉर्मल मास मत लिख के आ जाना यार तुम लोग। ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। जिसको नहीं समझ में आता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे मैं तुम लोग को अगर बोल दूं CO2 लिख दिया, CO2 का कोई मुझे मॉलिक्यूलर मास बता सकता है? क्या आप लोग में से कोई मुझे CO2 का मॉलिक्यूलर मास बता सकता है? 44 44 आ रहा है। अच्छा, कितना आया वंश आपको? वंश आपको कितना आया मॉलिक्यूलर मास? वंश 44 से हाँ सर, कितना आया आपको मॉलिक्यूलर मास? आपको समझता है कैसे निकालते हैं? कोई बात नहीं, नहीं आता है तो कोई इश्यू नहीं है, ना बोल देने का, बता दूंगा मैं। चलो किसी और को पकड़ते हैं। दानिश, कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का? बोलो। नहीं आता है तो नहीं बोल दो ना, नहीं आ रहा है सर, बता दो। नहीं आ रहा है? नहीं सर। ओके ठीक है। कौन बताएगा, कौन बताएगा? साहिल घनेकर। 44 है क्या? निकालना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, दिखाता हूँ मैं कैसे निकालते हैं। जिसको नहीं आता है उन लोगों के लिए बता रहे हैं। देखो करना क्या है, 44 है सर। 44 है। ओके ठीक है, कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको हर एक टर्म का, मतलब जो भी यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। मास निकालने के लिए इसको डबल कर दो, ये क्या हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन का जब मैं डबल करूंगा तो 16 तो हो जाएगा, तो 16 मत लिखना। ऑक्सीजन कितने पर यहाँ पे? 2। तो 13 टू जा, ये 13 टू जा क्या, 16 टू जा कितना होता है? 32। और ये कितना है? 12। कितना आया सबको? सबको 44 आ रहा था। कैसे आया 44 समझा? ऐसे मॉलिक्यूलर मास निकालना है भाई। अगर एग्जाम में गिवन दे दिया ऐसे 17 ग्राम, वो मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल को देखना, अगर मैं SO2 लिख रहा हूँ तो इसका मॉलिक्यूलर मास अलग होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल बदल गया, मास बदल गया, ऐसे निकालना है आपको मॉलिक्यूलर मास, इसलिए बता रहा हूँ ये सब, ठीक है। ये हो गया अपना तीसरी चीज, ये अपनी फॉर्मूले में हो गई तीसरी चीज। ये सब तो हम लोग ने डिस्कशन किया है ऑलरेडी, है ना। ये सब तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, तो अब ये क्यों बता रहे हो? ये बताऊंगा तो आज के जो फॉर्मूले हैं जो आपकी बुक में दिए हैं वो मुझे समझ में आएंगे, क्योंकि वो मुझे चाहिए। तो अब फोर्थ वाला याद कराता हूँ आपको, थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। एक CP वर्ड करके कुछ था, और एक CV वर्ड करके कुछ था। कोई बता सकता है मुझे नाम? CP और CV का नाम क्या है? CP का नाम बता सकता है कोई?
मुझे ये बता दो, ये जो सीपी है या सीवी है, जो सी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मोलर मोलर। मोलर है। तो मैं इसको नाम लिख देता हूँ, देखो ध्यान से देखोगे सब लोग। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पी का मतलब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे ये लेना है, तो इसको किस पे लूं मैं? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस पे लेना है ये। ठीक है। अब ये सब क्यों बता रहे हो सर? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने एक चीज किया था ना, सीपी माइनस सीवी कितना निकाला था? आर। और इसको ना मैं एक और चीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे कैपिटल सी क्या है? एम इंटू स्मॉल सी। कैपिटल सी क्या है? एम इंटू स्मॉल सी। ये भी तो होगा एम इंटू स्मॉल सी। सर फर्क क्या है? सीपी और सीवी है, ये फर्क है, विच इज इक्वल टू आर। तो फाइनली ये सीपी छोटा सी पी माइनस छोटा सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन एम नहीं आएगा क्या? सोचो। न्यूमेरिकल में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं आया तुम लोग को न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं के दिन, तो पिट जाओगे तुम लोग जब ऑफलाइन क्लास होगी तो। इसलिए जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ अच्छे से अभी देख लो, समझ लो कहाँ कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि वो आएगा बाद में। आई होप जो बता दिया मैंने ये आप लोग को समझ चुका है। ठीक है, आप लोग को समझ चुका है। अब जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप लोग ने नहीं देखा होगा अभी तक। अगर पढ़ लिया है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो अभी इसको पढ़ना चालू करो। ये फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ वाले से चालू कर रहा हूँ मैं। फिफ्थ वाला, सबसे पहली बात आपको अभी चीजों को याद करना पड़ेगा। मैंने बोला चीजों को याद करना पड़ेगा। ये क्या याद करना है सर? सबसे पहले सीपी की एक वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ एफ इंटू आर या फिर इन टर्म्स ऑफ आर, और एक सीवी की भी वैल्यू होती है। एक सीपी की वैल्यू होती है, एक सीवी की वैल्यू होती है। एक काम करता हूँ, पहले सीवी की लिख लेता हूँ। सीवी की बहुत सिंपल है, एफ अपॉन टू इंटू आर। जिसको नहीं याद है याद कर लो, ये एफ अपॉन टू इंटू आर होता है। और सीपी की वैल्यू ना थोड़ा सा ज्यादा होता है सीवी से। वॉल्यूम का थोड़ा कम होता है, प्रेशर का थोड़ा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? ये जो एफ अपॉन टू है ना, एफ अपॉन टू, इसमें सिर्फ +1 कर देना आपको। इसमें सिर्फ क्या करना है? +1 करना है इंटू आर। मतलब दोनों सेम है, एक है एफ अपॉन टू इंटू आर, एक है एफ अपॉन टू +1 इंटू आर। अगर ये दोनों चीज को भी आप लोग क्या करोगे ना, इसमें पुट करोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे, तो भी आपको आर के बराबर ही आंसर आएगा। तो भी आपको कितना आंसर आएगा? आर ही आएगा। ठीक है। इसके बाद और ये जो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर लिखा है ना, ये इट इज ट्रू फॉर ऑल गैस, ऑल गैस, फॉर ऑल गैसेस, फॉर ऑल गैसेस। जितनी भी गैसेस होती है हर गैस के लिए ये सेम होगा। अब सीपी और सीपी की वैल्यू ये तो आ गई, और मैंने आपको एक और चीज बताया था कि जो सी की जो वैल्यू होती है, सी की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इन्फिनिटी को भी अप्रोच करती है और 0 को भी अप्रोच करती है। ये कौन से प्रोसेस के लिए अप्रोच करेगी? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये भी बताया था मैंने आप लोग को, याद करो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है ऐसा। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी कितना होता है? 0 होता है। तो फॉर्मूले में डेल्टा टी पुट करोगे तो 0 आएगा। और ये कौन से प्रोसेस के लिए था? नाम क्या है? बोलो। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट 0 होता है। हीट 0 हो जाएगा तो ये जो वैल्यू है ना सी, सीधा इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगी। इन्फिनिटी को टेंड करने का मतलब वो इन्फिनिटी के बराबर नहीं है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब है सिंपल भाषा में वो इन्फिनिटी के आसपास है। इन्फिनिटी के आसपास है, क्योंकि इन्फिनिटी के पास कोई नहीं जा सकता। अपने को नहीं मालूम है कि वो इन्फिनिटी जो नंबर है वो कितना बड़ा है। आपके लिए अगर एक नंबर है और मेरे लिए जो एक नंबर है, दोनों अलग अलग हो सकता है। आपके पास कम नॉलेज है तो आपका नंबर छोटा, मेरे पास ज्यादा नॉलेज है तो मेरा नंबर बड़ा। तो फिर इन्फिनिटी अपने को मालूम नहीं है, पर बोलता हूं मैं कि इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। आई होप ये समझ में आ गया, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो अभी आगे की चीजें देखो कितनी सिंपल होने वाली है। ध्यान से देखना, टेबल बना रहा हूँ अभी आप लोग के लिए, और टेबल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल आ गया तो फिर वो बुक के क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी हिलने लगेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे।
तो इस टेबल में 3 चीज लिखनी है मुझे। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मोनो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डाई, और यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉली। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैसेस की बात कर रहा हूँ, मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर डायटॉमिक, डायाटॉमिक, डायटॉमिक, अरे यार डायटॉमिक। लास्ट वाला ट्राइएटॉमिक लिखो, ट्राइएटॉमिक लिखो, या फिर पॉली लिख लो, पॉली एटॉमिक लिख लो, जो लिखना लिख सकते हो। अच्छा एक बात तुम लोग को अभी याद करा दूं फिर से, मैंने तुम लोग को टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए कितना बताया था? याद करो, टोटल कितना बताया था, सोचो जल्दी। 3 बताया था, इसके लिए 3 आएगा, इसके लिए कितना आएगा एफ, इसके लिए कितना बताया था? 5 आएगा यार, डाई के लिए 5 आता है। और इसके लिए मैं 6 लिखता हूँ, याद रखना। इसमें मैं 6 लिख रहा हूँ, और 6 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लीनियर वाला कंसिडर नहीं कर रहा, नॉन लीनियर कंसिडर कर रहा हूँ, ये याद रखोगे आप लोग। अब अगर एफ की वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट है सर, तो क्या मैं सीपी और सीवी की वैल्यू नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ ना यार। यहाँ पे मैं सीवी लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सीपी लिख लेता हूँ। एक चीज अगर देखोगे, यहाँ पे सिर्फ f/2 है, और यहाँ पे f/2 में 1 ऐड किया है। तो अगर इसकी वैल्यू मुझे 5 आई, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इसकी वैल्यू कितनी आएगी यार? ये 5 है तो कितना आएगा? 6 आएगा ना यार, एक ही तो ज्यादा है। इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्या ये सबको समझ में आता है? मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ क्या? बोलो, सबको आता है समझ में जो मैंने समझाया? चलो फिर ट्राई करते हैं। देखो तो ये वैल्यूज को निकालने की ट्राई करते हैं अभी। सीपी देखो, एफ की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 है, यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो 3/2 आएगा। यहाँ पे पहला आंसर आएगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2 आर। 3/2 में 1 ऐड कर दूंगा तो ये 5/2 आर हो जाएगा, पहला खत्म। अब एफ को 5 पुट करो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? 5/2 आर, और इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 7/2 आर। मैं खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आंसर निकाल रहा हूँ। फाइनली 6 पुट करो, 6 पुट करूंगा जब यहाँ पे, तो ये 3 आर आ जाएगा, और ये 4 आर आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है मुझे? बहुत सिंपल थी, अगर फॉर्मूला आ गया तो काम खत्म हो जाता है आपका। ये मीटिंग बंद हो रही है, जरा फिर से आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा। सीपी और सीवी के डिवीजन की, सीपी और सीवी के डिवीजन की बात करूंगा, मतलब मैं बात करूंगा अभी यहाँ पे सीपी अपॉन सीवी की। यहाँ पे बात करने वाले हम लोग सीपी अपॉन सीवी की। सेकेंड रुको, सीपी अपॉन सीवी की, सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी, इसकी बात करेंगे हम लोग अभी। अभी मैंने सीपी की एक वैल्यू बताया था आपको, और सीवी की भी एक वैल्यू बताया था आपको। क्या बताया था? सीवी का थोड़ा कम है, मतलब ये f/2 आर है। और इसका कितना बताया था आपको? f/2 में +1 करोगे तो आर आएगा, मतलब f/2 में +1 करोगे इंटू आर तो आपको सीवी आ जाएगा। आपको दोनों को डिवाइड करना है, मतलब सीपी अपॉन सीवी। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, आर आर, तो बचेगा क्या? f/2 +1 अपॉन f/2। अब आप क्या करो, ये f/2 एक बार इसके साथ भी लिख लो, ये f/2 एक बार इसके साथ भी लिख लो। तो जब ये f/2 इसके साथ लिखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा ना यार। और यहाँ पे 1 के अपॉन में लिखना है f/2। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? अभी फायदा कुछ नहीं होगा, बस एक फॉर्मूला बनेगा अपने पास। तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा ये f/2 है, ऊपर करके क्या कर लोगे आप इसको? 2/f, 2/f। और ये लोग चाहते हैं कि जो सीपी अपॉन सीवी जो मुझे आया है, सीपी अपॉन सीवी जो मुझे आया, अच्छा ये कैपिटल सी लिख रहा हूँ कब से मैं, कि स्मॉल सी लिख रहा हूँ, ये बता दो। ये मैं कब से कैपिटल सी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्मॉल सी? स्मॉल सी लिख रहा हूँ, वेरी गुड। कैपिटल सी लिख रहा हूँ मैं, ये सब कैपिटल सी है। हाँ छोटा छोटा दिख रहा है तो ये मत देखो, मैं छोटा नहीं, कैपिटल सी है ये सब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। हाँ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, प्लीज ये चीज ध्यान में रखो। इसका आंसर तो मुझे आ गया 1 + 2/f, पर ये लोग बोलते हैं कि आप इसको गैमा लिख लो सीधा, गैमा बोला मैंने, ठीक है।
गैमा। गैमा का कुछ नाम है, किसी को मालूम है क्या गैमा का नाम क्या है? एक कांस्टेंट होता है ये। चलो अब नाम बताओ, क्या नाम लिखा है मैंने? एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो सीधा गैमा का वैल्यू कितना लिख लोगे अभी? 1+2/f। 1+2/f ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। क्योंकि ये समझ में आ गया ना, तो अभी मैं सबका गामा निकालूंगा। पीछे क्या निकाला था हम लोगों ने? तो लास्ट टाइम पेज नंबर क्या था यार, मैंने पेज नंबर भूल गया। 4 था क्या? 5 था। 5 लिख लेता हूँ यहाँ पे। कुछ होगा करेक्शन तो ग्रुप में देख लेना। मुझे गैमा की वैल्यू निकालनी है सबकी। क्या निकालनी है? गैमा की वैल्यू। किसके लिए सर? निकाल तो रहे, ठीक है, किसके लिए निकालना है? निकालना है मुझे फिर से वही, यहाँ पे लिख लेंगे मोनो, बीच में डाई, और लास्ट में पैरा। तो यहाँ पे फॉर मोनो एटॉमिक, फॉर मोनो, मोनो, यहाँ पे लिखेंगे डाई, और यहाँ पे लिखेंगे पॉली। पॉली के, पॉली मतलब समझता है ना, मोर देन 2। पॉली मतलब मोर देन, पॉली मतलब मोर देन 2। ये कौन ऐसे करता है यार? ये आओ इसको। हाँ, तो ये है क्या लिख रहा है? डाई पॉली, पॉली की बात कर रहा हूँ। सॉरी, बंद करो टीवी। अरे यार, आगे बढ़ते चलो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर से मुझे बता दोगे आप लोग, एफ की वैल्यू इधर कितनी थी? डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए होता है 3। सेकेंड वाला कितना होगा? एफ की वैल्यू 5, 5। और यहाँ पे होगा एफ की वैल्यू 6। बस अब यहाँ पे एफ की जगह पे एक बार 3 पुट करो। एफ की जगह पे एक बार 3 पुट करो, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा? 3+2 कितना होता है यार? 5 ना, 5/3 आएगा। कितना आएगा ये? 5/3 आएगा ना गैमा की वैल्यू? हाँ, 5/3 आएगा। कितना आएगा? बोलो यार। 5/3। हाँ, 5/3 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3। 5/3 कितना आ जाएगा ये? 5/3। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, यहाँ पे पुट करोगे अभी आप लोग, अब यहाँ पे पुट करोगे, कितना पुट करना है यहाँ पे? अभी 5 पुट करना है ना, तो ये आंसर कितना आएगा देखो। अरे यहाँ पे 5 पुट करो ना, 5 1 5 + 2 कितना हो गया? 7/5। 7/5। और इसका आंसर बताओ फिर, इसका आंसर बताओ। 8/6। गैमा इज इक्वल टू कितना बोला आपने? 8/8/6। 6। इसको मैं ऐसा लिख लूं क्या? 4/3। देख रहे हो? राइट है। अब इसको ना कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, सुनो। मतलब इसको कैंसिल करोगे तो आपको 1.6666 ऐसा कुछ आएगा। तो मैंने इसको 1.67 लिख लिया। डाई के लिए, डाई के लिए गैमा कितना आ रहा है? ये मोनो के लिए लिखा मैंने, मोनो मतलब एम। गैमा लिख रहा हूं मैं डाई के लिए, कितना लिखूंगा? इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 1.4 आएगा। 1.4 आएगा। अभी लास्ट वाला बच्चा है पॉली के लिए या फिर ट्राई के लिए, इसको कैंसिल करोगे तो 1.333 आएगा। तो एक चीज तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो एडियाबैटिक कांस्टेंट है मोनो एटॉमिक गैस के लिए ज्यादा बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा कौन है? डाई एटॉमिक के लिए थोड़ा छोटा है। और फाइनली कौन है? फाइनली बताओ मुझे, फाइनली कौन है यहाँ पे? फाइनली है अपने पास पोलो, पॉली एटॉमिक गैस। तो सबसे बड़ा एडियाबैटिक कांस्टेंट किसका होगा? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। और सबसे छोटा एडियाबैटिक कांस्टेंट किसका होगा? पॉली एटॉमिक के लिए। ये चीज याद रखना, और ये वैल्यू तुम लोग याद रखो। ये मैंने 1.4 लिखा है, ये है 1.4। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये? बोलो। नेक्स्ट पेज पे देखें। नेक्स्ट पेज, आखिरी चीज बता रहा हूं मैं आप लोग को, ध्यान से सुन लो। लास्ट, ध्यान से सुनना आप। ये क्या है? एक
क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मुझे सीपी और सीबी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ गैमा। सीपी और सीवी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ गैमा। क्या सब देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देख लो यार। ये सीपी की वैल्यू अभी हम लोग ने, पहले सीवी से शुरुआत करते हैं। सीवी की वैल्यू कितनी देखी थी हम लोगों ने, F/2R, यही देखी थी ना, F/2R देखा था हम लोगों ने, ठीक है, F/2R देखा था। और इसके पहले और कुछ दिख रहा है क्या मुझे, F/2R। और क्या मैं यहाँ से देखो ना आप लोग, ये फॉर्मूले में देखो, ये फॉर्मूले में, ये गैमा का फॉर्मूला क्या है वो चेक करो। गैमा का फॉर्मूला क्या है, 1+2/f। गैमा का फॉर्मूला क्या है, 1+2/f। एक काम करो, इस 1 को यहाँ शिफ्ट करो पहले, तो क्या हो जाएगा, γ-1 इज इक्वल टू 2/f। इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। चलो इन्वर्टेंडो करो, इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, F/2, ये क्या हो जाएगा 1/γ-1। मतलब जहां पे ये CV निकाल रहा हूं अभी मैं, जहां पे F/2 लिखा है, जहां पे F/2 लिखा है वहां पे क्या लिखोगे आप, 1/γ-1। और ऊपर एक चीज बची है खाली R, तो 1 × R क्या हो जाएगा, R/this। अब ये थर्मोडायनेमिक में काम आएगा, अभी बता दिया, थर्मोडायनेमिक में काम आएगा, अभी बता दिया, ठीक है। ये हो गया CV की वैल्यू, ये क्या हो गया, CV की वैल्यू। अब एक और चीज सुनो, एक और चीज सुन लो, वी नो दैट, सेकेंड वाला, हाँ, ये वी नो दैट CP/CV कितना होता है, गैमा। मुझे यहां से अभी क्योंकि CV आ गया है तो मुझे CP चाहिए। CP कितना हो जाएगा, गैमा इंटू CV। गैमा को एज इट इज रखोगे, इंटू CV की वैल्यू कितनी आई है आपको, R/γ-1। फाइनली आंसर कितना आएगा, इधर लिख लो या फिर नीचे लिख लो, इधर लिख लो या फिर नीचे लिख लो, CP इज इक्वल टू कितना आएगा, γ/γ-1। ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल उत्तर। क्या ये चीज क्लियर है आप लोग को, यस बोलो यार। पेज नंबर कितना है ये, 6 होगा, शायद से 6 होगा, शायद से 6 होगा। आई होप ये भी क्लियर है आप लोग को, कुछ खास नहीं था इसमें। लास्ट अभी जाने से पहले एक सेकेंड यार, मुझे एक बार देख लेने दो। मैं एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ कभी कभी तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है, प्रॉब्लम्स। अभी इसके बाद इतना तो चीज एटलीस्ट आप लोग पढ़ लेना बुक में से, ठीक है। अभी मैं एक और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आप लोग को, एक्स्ट्रा नहीं है, बुक वाले बता रहा हूँ मैं। जो रेडिएशन वाला पार्ट है उसमें लिखा है इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। फिर से बोल देता हूँ, ये पहले बताना होता है, ठीक है, मैंने अभी बता दे रहा हूँ इसको, ये टॉपिक को एक बार लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, रुको कलर चेंज कर लिया जाए। क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर, लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर, थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन एंड मैटर एक अलग ही चैप्टर है, आगे जाएगा, आगे जाके आएगा। मैं आपको अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, खाली देखता हूँ कितना याद है आप लोग को। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, देखता हूँ कितना याद है आप लोग को। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, देखते हैं कितना है याद आपको। लेट्स सी कितना याद है हम लोगों को। क्या कर रहा हूँ समझाऊंगा, जरा 2 मिनट सब्र रखना। हम्म हम्म, ऐसा कुछ। एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे एक बॉडी लिया, कोई भी बॉडी ले सकता हूँ, हाँ, एनी बॉडी। इस बॉडी पे मैं रेडिएशन को फॉल करा रहा हूँ, हीट रेडिएशन या फिर रेडिएशन को फॉल करा रहा हूँ। रेडिएशन बोलूँ या फिर क्या बोलूँ मैं इसको, आपकी बुक में लिखा है कि व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हीट वेव्स इस बॉडी पे क्या कर रहे हो, फॉल करा रहे हो, तो मैं हीट वेव्स बोल देता हूँ सिंपल भाषा में, हीट वेव्स। सनलाइट ही हो गया, सपोज करो सनलाइट, वाटर क्यों लिखा मैंने, सॉरी, हीट
वेव्स, सनलाइट ही बोल लेते हैं इसको, सनलाइट। अच्छा देखो, एक चीज समझने की कोशिश करना, एक चीज समझने की कोशिश करना। सनलाइट की बात करो ना, लाइट की बात, लाइट तीन चीज परफॉर्म करता है एक्चुअली, सुन ध्यान से। लाइट तीन प्रॉपर्टी शो करेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। तीन प्रॉपर्टी क्या शो करेगा? अच्छा, अगर मैं आपकी आंख बंद कर दूं, आपको कुछ दिखाई देगा क्या? अगर मैं आपकी आंख बंद कर दूं, क्या आपको कुछ दिखाई देगा? ये बताओ मुझे। नहीं। नहीं दिखाई देगा। या फिर अंधेरे में कभी आपको कुछ दिखाई देगा? अंधेरे में कुछ दिखाई देता है आप लोग को? No. और गलती से भी ऐसा मत बोलना कोई कि सर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है तो थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है। कुछ भी चीज अगर आपको आपके आसपास देखनी है तो आपको लाइट की जरूरत है। और आप जब भी कोई चीज को देखते हो तो एक्चुअली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे से लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। मतलब लाइट एक रिफ्लेक्ट हो सकती है। लाइट की एक प्रॉपर्टी, लाइट क्या हो सकती है? रिफ्लेक्ट हो सकती है। लाइट क्या हो सकती है? रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये पहली चीज हो गई। अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे एक मटेरियल लिखा, सोचना थोड़ा। ये ग्लास का शीट है, ठीक है? मतलब ये ग्लास का शीट है और एक टेबल जैसा है कुछ। टेबल के नीचे, हाँ, टेबल के नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने ऐसे। सपोज करो एक ये एक बोल है, बोल अज्यूम कर लो इसको, ठीक है? और बोल में पानी है। अगर मैं इसको ये ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर से देखूं, क्या मुझे दिखाई देगा कि नहीं देगा? ट्रांसपेरेंट है ये चीज, मुझे दिखाई देगी। ये जो बोल देखना है मुझे, वो दिखाई देगा मुझे। बोल बोलो, बाउल बोलो, जो बोलना बोल Yes. सकते हैं। दिखाई देगा ना मुझे? दिखाई देगा मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करना। मुझे देखना था इस बोल को, देखना है तो सबसे पहले लाइट इस पे पड़ी होगी, फिर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मटेरियल से पास हुई, फिर यहाँ पे अगर मेरी आंख होगी, अगर यहाँ पे मेरी आंख होगी तो फिर वो मेरी आंख में आएगी, तो फिर वो मेरी आंख में आएगी। मतलब रिफ्लेक्ट तो हो रही है पर मटेरियल से ट्रांसमिट भी हो रही है। ट्रांसमिट मतलब ट्रांसमिट मतलब रिफ्रैक्शन। तो ट्रांसमिट हो रही है, क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? ये कॉन्सेप्ट समझा? लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है, राइट, लाइट ट्रांसमिट भी हो रही है। ट्रांसमिट का मतलब होता है अगर इसकी थिकनेस थोड़े टाइम के लिए मैं कुछ ले लूं, जैसे थिकनेस मैंने कुछ ले लिया, थिकनेस, तो थिकनेस में से पास होके आएगी ना यार। ऑब्वियसली लाइट थिकनेस से पास होके आएगी थोड़ी ना। अभी यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, बोलेगी अरे मेरे को तो आंख में जाना है, चलो साइड से निकल लेती हूँ। ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में आएगी वो। मतलब लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है। रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है? ये मटेरियल से रिफ्लेक्ट हो गई ना। और ट्रांसमिट भी हो रही है। ट्रांसमिट मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। तो यहाँ पे हवा है, अगर सपोज करो हवे से यहाँ पे ग्लास के अंदर गई, ग्लास से फिर हवे में आ गई, तो ट्रांसमिट हो गई लाइट। और थोड़े टाइम के लिए अगर मैं इस मटेरियल को, थोड़े टाइम के लिए मैं इस मटेरियल को सनलाइट के नीचे रख देता हूँ, ये सनलाइट गर्म होगा कि नहीं होगा? ये सनलाइट नहीं, ये मटेरियल गर्म होगा कि नहीं होगा? क्या ये मटेरियल गर्म होगा? ये क्वेश्चन है मेरा। क्या ये मटेरियल गर्म होगा? ये क्वेश्चन है मेरा। अगर मैंने थोड़े टाइम के लिए, अरे आप खुद ही सनलाइट के नीचे खड़े हो जाओ, आप गर्म हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपको गर्म हाँ फील सर। होगा क्या? मतलब कैसे गर्म फील कर हाँ रहे हो सर। आप? क्या किया आपने? एब्जॉर्ब किया। किसको एब्जॉर्ब किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को। सिंपल। पर अभी एक और चीज सुन लेते हैं। अगर इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। आपने टोटल हीट भेजा यहाँ पे कैपिटल क्यू, टोटल हीट आपने यहाँ पे भेजा कैपिटल क्यू। मतलब ये जो हीट आप भेज रहे हो इस सरफेस के ऊपर, आप भेज रहे हो कैपिटल क्यू। मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो यहाँ पे क्यू आर आ जाएगा। क्यू आर क्या है सोचो? क्यू आर मैंने आपको बताया क्या होता है। क्यू आर है हीट रिफ्लेक्टेड। ये की क्या, ये जो क्यू है ये क्या है? ये क्यू क्या है? टोटल हीट। टोटल हीट मतलब जितनी हीट आपने फॉल कराई, टोटल हीट जो आपने फॉल कराई, तो मतलब टोटल हीट जो इंसिडेंट कराई आपने, हीट इंसिडेंट बोल सकता हूँ मैं इसको। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? हीट इंसिडेंट ना, हीट इंसिडेंट। ये जो हीट इंसिडेंट कराई आपने, अब मैंने इस पे लाइट तो गिराने का काम कर दिया, लाइट को तो फॉल करा दिया। लाइट अपना अलग अलग बिहेवियर दिखाएगा। मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, मतलब रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई मतलब थोड़ी हीट रिफ्लेक्ट हो गई, तो क्यू आर आ गया यहाँ पे। क्या आ गया?
क्यू आर क्या हो सकता है? हीट रिफ्लेक्टेड। अरे यार, क्यू मतलब हीट और आर मतलब रिफ्लेक्टेड हीट। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब भी तो कर लेगा, ये थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन वाली हीट। और थोड़ी हीट ये ट्रांसमिट भी करता है। ट्रांसमिट का मतलब होता है ये ऐसे आएगी लाइट, या फिर ये हीट आएगी और ये इसको पास होने चल दे देगा, अपने में से पास होने दे देगा। ठीक है, थोड़ी सी ट्रांसमिट हो जाती है, थोड़ी सी ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? अच्छा, ट्रांसमिट होना और एमिट करना दोनों सेम वर्ड है क्या? ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिट, और दूसरा वर्ड क्या बोला मैंने? ट्रांसमिट करना या फिर एमिट करना। या फिर एक और चीज, रुको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं मैं इसको। ट्रांसमिशन, 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 ट्रांसमिशन। और यहाँ पे लिखा मैंने ट्रांसमिशन, और एक क्या वर्ड बोला मैंने अभी? एक बोला मैंने ट्रांसमिशन, हाँ एक क्या बोला मैंने? एक ट्रांसमिशन और एक बोला एमिशन। अच्छा, ट्रांसमिशन और एमिशन को मैं सेम बोल सकता हूँ क्या वर्ड? ट्रांसमिशन और एमिशन सेम वर्ड है क्या? बोलो, लिख सकता हूँ क्या दोनों को इक्वल? सोचो जरा। नहीं लिख सकता यार। ट्रांसमिट मतलब पार होना, एमिशन मतलब वो अपने आप में से कुछ छोड़ रहा है, एमिट कर रहा है। तो दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ फिलहाल अभी, ये जो पूरी हीट पड़ती है, पूरी हीट पड़ती है, या तो कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हीट रिफ्लेक्टेड आया, या तो कुछ हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब आया, या तो कुछ हीट को ये अपने में से पास करा देगा और फिर रिलीज भी कर देगा उसको, मतलब पास होने देगा खाली। तो बोलेंगे उसको हीट ट्रांसमिट भी करा दिया इसने, हीट ट्रांसमिट। सर ये क्या कर रहे हो, इससे क्या फायदा है? फायदा सुनो अभी। मैं हर एक टर्म को नेक्स्ट टर्म में डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई क्यू, डिवाइडिंग डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय क्यू, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय क्यू। तो यहाँ पे अभी आप लोग क्या करोगे, क्यू हर टर्म को ना, हर चीज को क्यू 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 से डिवाइड कर दोगे। मतलब ये क्यू है तो आप क्यू से डिवाइड कर दो। ये क्यू आर है ना, इसको भी किससे डिवाइड कर दोगे? क्यू से डिवाइड कर दोगे। ये क्यू ए है तो इसको भी क्यू से डिवाइड कर दोगे। और ये क्यू टी है, क्यू टी, ओहो सॉरी, क्यू टी है मतलब हीट ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेड हीट, उसको क्यू से डिवाइड कर दोगे। और क्यू का मतलब क्या बोला मैंने? हीट इंसिडेंट। अब तुम लोग थोड़ा याद करने की कोशिश करो, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। एब्जॉर्प्टिव हीट मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट इंसिडेंट, ये किसका फॉर्मूला है? हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट इंसिडेंट किसका? सोचो ना, हीट एब्जॉर्ब और वो किसका? एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, ये एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला है। एब्जॉर्प्टिव पावर को मैं ए से दिखा देता हूँ। ये किसका फॉर्मूला बन सकता है? देखो, ये रिफ्लेक्टिव पावर का बन सकता है। किसका बन सकता है? रिफ्लेक्टिव पावर का बन रिफ्लेक्टिव। सकता। लास्ट वाला बता दो कौन सा पावर होगा? ये ट्रांस ट्रांसमिटेड। पावर होगा। ट्रांसमिटेड। और ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1। तो नेचर एक्चुअली क्या बताना चाहता है? नेचर क्या बता रहा है, वैसे ये अपना फाइनल आंसर है कि थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी एब्जॉर्ब हो गई और थोड़ी ट्रांसमिट हो गई। सबको मिला के हमेशा आंसर कितना आने वाला है? सबको मिला के हमेशा आंसर कितना आने वाला? 1। सबको मिला के हमेशा आंसर कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। ठीक है, मतलब अगर मैं सोचो, सब अगर सोचो, मैं इधर 100% से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100/100, तो 100 × 1 कितना होगा? 100। और डिवाइड बाय 100 का क्या मतलब होता है? 100%। मतलब तीनों चीज को मिला के 100% लाइट बनती है। तीनों चीज को मिला के 100% लाइट बनती है। ये लोग कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा सुनो, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड्स में। ये लोग बोल रहे हैं कि आपको रिफ्लेक्शन की वैल्यू 0.23 दी है, आपको एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 0.47 दी है। क्या ट्रांसमिशन की वैल्यू बता सकते हो आप लोग कितनी आएगी? ट्रांसमिशन की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ट्रांसमिशन की वैल्यू कितनी आएगी?
कितना सोचते हैं, कितना सोच रहे हैं हम लोग, सोचो। सब सब दिया है यहाँ पे, हाँ सब दिया है। आर की वैल्यू दे दिया 0.20 0.20 की 30, 0.30 0.30 आएगा, वेरी गुड, 30 आएगा। जल्दी जल्दी किया करो, तुम लोग बहुत स्लो हो यार। नाइस आंसर, वेरी गुड। ये हो जाएगा 0.30। कैसे है 0.30? इसको 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 ऐड करने पे 1 आना चाहिए ना। तो ये कितना है 23, ये कितना है 47, ये टोटल 70 हो गया, 70 और 30 हो गया 100, आ गया ना ये 1 के बराबर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग ऐसे सिंपल सिंपल, इजीली कर लोगे 1 मार्क का एमसीक्यू में। समझ में आ गया इतना?